Hello, how are you, my dear friends and my all students? आप सब कैसे हो? तो आप सबको राजेश कल्याणा की ओर से सुप्रभात। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट 13। अपना जो टॉपिक चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, वो चल रहा है पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी के अंदर हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं उस पर डिस्कस करना चाहते हैं। और इस प्रकार से हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि यहाँ पे हम जो टॉपिक छूट गए हैं और उसकी कमियों के बारे में आज बात करेंगे। उसमें हम एक तो उसके अंदर उन्होंने परमाणु भारों के अंदर जो संशोधन दिया है, जो पीरियोडिक टेबल इससे पहले आवर्त सारणी बनाई गई थी, तो मेंडलीफ ने उनके परमाणु भार में करेक्शन किया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा, जो निष्क्रिय गैसें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज आपके सामने एक थोड़ा सा मैंने भी इम्प्रूव किया है। आप इस आवर्त सारणी को थोड़ा बढ़िया तरीके से अपनी जो है नोटबुक में अच्छी तरह बना ले और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब हम इसी आवर्त सारणी को ध्यान में रखते हुए आज बात करेंगे कि संशोधन और संदेहपूर्ण परमाणु द्रव्यमानों का इन्होंने सुधार किया। तो ये जो परमाणु थे वो कौन कौन से थे तत्व से? एक था आपके ओरम, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे ओरम, या इसको बोलेंगे हम सोना, ठीक है जी। और एक बात करते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम, और एक बात करते हैं हम बेरिलियम। अब इन तीनों के परमाणु भार जो थे वो अलग दिए थे, और ये परमाणु भार जो थे वो जिस ग्रुप में या जिस आवर्त में या जिस समूह में रखे गए थे वो कहीं ना कहीं उन तत्वों से मेल नहीं खाते थे, उन तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणों से मेल नहीं खाते थे। तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर करेक्शन करके अपना यानी कि मत देके इनको आवर्त सारणी में बिल्कुल सही जगह बिठाया। और आज भी मेंडलीफ ने जो जो करेक्शन किए थे वो आज भी मान्य है। तो देखिए, हम बात करेंगे किसकी? ओरम की, प्लेटिनम की और बेरिलियम के परमाणु भारों में। तो परमाणु भार को मेन मुख्य पॉइंट बनाकर ही उन्होंने आवर्त सारणी दी थी। और उन्होंने जो आवर्त सारणी दी थी मेंडलीफ ने, वो परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में दी थी। और उन्होंने ऐसे भी कहा था कि किसी भी नज़दीकी तत्व का जो गुण है, गुणधर्म है, वो अचानक से नहीं बदलते, एक क्रमिक रूप से धीरे धीरे बदलते, जिसको उन्होंने नाम दिया था आवर्ती फलन। तो उन्होंने कहा था कि जो तत्वों के जो है गुणधर्म हैं, रासायनिक और भौतिक, वो क्या है? आवर्ती फलन है, यानी कि धीरे धीरे क्रम से बढ़ रहे। और मैंने आपको ये उदाहरण बहुत अच्छी तरह से बताया था कि हम जिस भी राज्य के या जिस भी जिले के नज़दीक होते हैं, तो हमारे अंदर भी वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के जो रहन सहन है, उसके गुण आ जाते हैं, वहाँ की बोली के अंदर, चाहे किस प्रकार की रस्मों रिवाजों के अंदर। तो इसी प्रकार से ही तत्वों के अंदर भी वो बात लागू होती है। अब सुनिए बात। अब मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ प्रिय विद्यार्थियों कि ओरम जो है सोने को, इसको बोलते हैं पीला सोना। और जो आपके प्लेटिनम है, इसको बोलते हैं सफेद सोना। ये बात ध्यान रखना। और इसको एडम उत्प्रेरक भी इसको कहते हैं। कौन सा उत्प्रेरक? एडम उत्प्रेरक। प्लेटिनम को क्या कहा गया? एडम उत्प्रेरक।
एडम उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो घटा दे या बढ़ा दे, परिवर्तन कर दे, ठीक है, उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। अब सुनिए कि इसकी जो खोज थी, इसकी जो खोज की थी वो डोबे राइनर ने की थी। डोबे राइनर ने की थी। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि ये एक उत्प्रेरक है, तो आप ये भी ध्यान रखना। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो प्लेटिनम है ये सोने से भी महंगा है, ठीक है, और इसके जो गहने हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमकशील होते हैं, चमक वाले होते हैं, उसकी चमक फीकी नहीं होती, जंग लगता नहीं। आपको पता है सोने और जो सिक्का धातु हैं वो बहुत ही कम क्रियाशील होने के कारण किसी के साथ क्रिया करती नहीं है, इसलिए वो जंग भी नहीं खाती। तो ये बातें भी आपको बतानी ज़रूरी थी। कंपटीशन के महत्व से भी आपको मैं जो बातें हैं मुख्य मुख्य बातें बताता जाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं कि ओरम और प्लेटिनम की आवर्त सारणी में जगह मेंडलीफ ने अलग अलग रख दी। हालांकि इनके गुण सेम मिलते हैं, लेकिन इन्होंने ओरम, सोने और प्लेटिनम को अलग अलग किस में रखा? आपके वर्ग में रखा। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। और मैं ये बात आपको सारणी के अंदर बता भी दूं, ये इनकी कमी भी थी, ये इनकी कमी भी थी। देखो जो है फर्स्ट समूह में इन्होंने किसको रखा? ओरम को रखा, सोने को रखा। और आप देखो प्लेटिनम को कहाँ रख रखा है इसने? 8वें ग्रुप में। तो इनके गुण तो बेटा सेम होते हैं, लेकिन इनको रखा अलग अलग। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये कमी में हम बात करेंगे एक बार और आपको बता देंगे। खैर, अब हम बात करते हैं कि तीन जो आपके, इसका नाम है बेरिलियम। इसके जो मेन टॉपिक पे आते हैं हम कि संशोधन किस प्रकार से परमाणु भारों में किया। 1889 जो था, लगभग 89 की बात है, सॉरी 1989 से पहले और बाद में हम बात करेंगे कि 1989 से पहले की बात करें, पहले की अगर बात करें और 1989 के बाद की अगर बात करें, तो पहले वाले में देखें तो पहले इसका जो बेरिलियम का जो परमाणु भार था, परमाणु जो भार था वो परमाणु भार माना गया था 13.5, और बाद में इसके जो है परमाणु भार को माना गया था 9। एक एक बात को आपको समझना है। परमाणु भार का इन्होंने एक फार्मूला दिया प्रिय विद्यार्थियों कि परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणा में संयोजकता। संयोजकता में हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। अब तुल्यांकी भार प्रिय विद्यार्थियों हमेशा फिक्स होता है कि किसी भी निश्चित आयतन में कितने तत्व के या पदार्थ के तुल्यांक भार गोले हुए हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। तो तुल्यांकी भार किसी भी तत्व का या परमाणु का निश्चित होता है। अब इसका तुल्यांकी भार जो था वो 4.5 निश्चित किया गया, ये ध्यान रखना आप। और अगर हम इसके परमाणु भार को 13.5 मानते हैं तो गुणा में इसकी संयोजकता जो थी वो रखी गई 3। देखो 3 संयोजकता रख। जब इसकी संयोजकता प्रिय विद्यार्थियों 3 रखी गई तो इसको कौन से समूह में माना गया? इसको तीसरे समूह में, ग्रुप में माना गया कि इसको इस ग्रुप में रखना चाहिए। किसके साथ? बोरॉन और एल्यूमिनियम, गैलियम, इनके साथ में इनको रखना चाहिए, इनके, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि ये अब बात करते हैं हम, और आगे थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। जब इसको गुणा किया गया
तो इसका जो गुणा आया वो आया 3 5 15, एक बच गया, 3 चौके 12, एक 13 और एक छोड़ को पॉइंट है तो 13.5 इसका परमाणु भार आया। ठीक है, और इसको रखा गया कहां पे, इससे 13.5 से बेटा बिल्कुल जस्ट कम, आप इस पेरियोडिक टेबल में देखो कि 13.5 से जस्ट कम कितना बेटा जी, 12। तो इसको 12, और 13.5 से जस्ट ज्यादा कौन सा है, 14। तो 14 के क्या रख दिया, बिल्कुल बीच में इसको रखा गया, किसको, बेरिलियम को। अब आप देखिए कि ये तो 12 तो हो गया, क्या जिसका परमाणु भार है 12, वो क्या है, कार्बन है, और जिसका परमाणु भार है 14 वो है आपके पास नाइट्रोजन। तो इसको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रखा गया। अब आप देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रखोगे तो कौन से ग्रुप में रखोगे भाई, यहां पे किसी का भी परमाणु जो भार है वो 13.5 है नहीं, देखो आप। ठीक है, तो इतना सिमिलरिटी। अब इनके हुआ क्या कि इनके गुण जो थे बेरिलियम के, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के गुण नहीं थे, उनसे मिलने वाले गुण नहीं थे। या मैं एक बात कहूं कि क्या ये गुण अगर नाइट्रोजन के साथ में रखे समूह में, तो क्या ये गुण नाइट्रोजन के जैसे बेरिलियम के हैं, नहीं है, क्योंकि ये तो क्या करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, त्यागता है, ये धनायन बनाता है। और नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये तो ऋणायन है, ऋणायन की तरह व्यवहार करता है। और कार्बन की अगर बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन देने की फिराक में होता है, ठीक है, ले तो सकता है, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की फिराक में ज्यादा रहता है। तो इन्होंने कहा भी ये बात जो थी वो इन्होंने क्या कहा कि ये बात तो गलत है। मतलब कहने का 1889 से पहले की जो थ्योरी थी वो गलत मानी गई। ठीक है, अब मेंडलीफ ने इसमें क्या सुधार किया, आ जाते हम 1889 के बाद की बात। अब बात सुनिए कि अब अगर हम बात करें बाद की, तो इसका जो परमाणु भार था वो 9 माना गया। तो यहाँ देखो कि इसका परमाणु जो भार है वो तुल्यांकी भार गुणा में, अगर मैं संयोजकता करूँ तो तुल्यांकी भार तो नहीं बदल सकता, लेकिन हम इसको बदल लेंगे कि इसकी संयोजकता 2 है। अगर इसकी संयोजकता प्रिय विद्यार्थियों 2 है तो 4.5 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 9। 4.5 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 9, और 4.5 गुणा 2 या 4.5 मल्टीप्लाई 2 तो 9। तो अब देखो कि ये सेकंड समूह में आने लग गया, और आज भी इसके गुण द्वितीय समूह के तत्वों से मिलते जुलते हैं। अब बात सुनिए कैसे। 9 है तो 9 से जस्ट कम कौन सा है बेटा, 9 से जस्ट कम है 6, और 9 से जस्ट ज्यादा कौन सा है 10। अगर मैं 10 की बात करूं, इसमें अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 में आ गया आपके बोरॉन, 10 में आ गया आपके बोरॉन, और 6 में आ गया आपके Li लिथियम। तो इसके जो गुणों को है वो लिथियम और बोरॉन के बीच का माना गया बेरिलियम को, और इसको किस में रखा गया, इसको रखा गया आपके मैग्नीशियम कैल्शियम आदि गुणों से मिलता जुलता माना गया, और इनको इसके अंदर हालांकि इनके गुण बिल्कुल इनके जैसे आज भी मिलते जुलते हैं। तो इन्होंने इसके अंदर क्या किया, सुधार किया, और इसको दूसरे ग्रुप में शामिल किया, किसको, लिथियम की। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो संदेह पूर्ण जो तत्वों के परमाणु भार थे उनमें उन्होंने संशोधन किया परमाणु द्रव्यमानों में। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अब हम बात करते हैं, एक बार इसको दोहरान कर लेते हैं कि इन्होंने एयूओरम और बेरिलियम और प्लेटिनम, इनको इन्होंने क्या माना था, संशोधन के रूप में तैयार किया था। और हमने एक की बात की, किसकी, बेरिलियम की। बेरिलियम को इन्होंने पहले जो आवर्त सारणी के अंदर रखा गया था, वो इसके ग्रुप रखा गया था, कौन सा, उसके अनुसार तीसरे ग्रुप में रखा, लेकिन मेंडलीफ ने इसके अंदर संशोधन करके दूसरे ग्रुप में रखा। तो ये बात इसकी संदेहपूर्ण थी। अब हम बात करते हैं निष्क्रिय गैसों के बारे में। तो देखिए निष्क्रिय गैसों के बारे में इसमें क्या कुछ इसमें था। तो निष्क्रिय गैसों को प्यारे विद्यार्थियों उस समय खोजा भी नहीं गया था। मेरी एक एक बात को आप थोड़ा सा गौर से सुनना। निष्क्रिय गैसों को उस समय खोजा भी नहीं गया था, और जब निष्क्रिय गैसों को उस समय खोजा भी नहीं गया था, फिर भी आपको पता है कि मेंडलीफ ने तो अपनी आवर्त सारणी में जो था एक जगह अलग अलग खाली भी छोड़ी थी नए तत्वों के लिए, जिसको हमने एका एल्यूमिनियम और एका बोरॉन और जो भी आपको नाम दिए थे, एका सिलिकॉन, तो इन्होंने खोज के लिए खाली जगह छोड़ दी थी। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी कि ये इनके गुण धर्मों को पहले ही बता देते कि इनके ये गुण धर्म है और ये इस जगह पर आएंगे। अब हम बात करेंगे निष्क्रिय गैसों की। तो प्यारे विद्यार्थियों, निष्क्रिय गैसों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निष्क्रिय तत्व या निष्क्रिय गैसें, देखो कौन कौन से निष्क्रिय गैसों को देखें तो निष्क्रिय गैसें, ये हमारे पास निष्क्रिय गैसें हैं। ये हमारे पास निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन आपके, और जिनॉन, रेडियम, ये आपके पास निष्क्रिय गैसें हैं। अब आप देखिए कि जो निष्क्रिय गैसें हैं, इसको निष्क्रिय गैसें क्यों कहा। इन्होंने भी पहले बताया कि ये जो निष्क्रिय गैसें हैं ये किसी के साथ में क्रिया नहीं करेगी। ठीक है, ये बात इन्होंने पहले ही बता दी थी। और इन्होंने देखो सबसे पहले तो उस समय क्या है, इन तत्वों की क्या है, खोज भी नहीं हुई थी, खोज भी नहीं हुई उस समय, इन तत्वों की बेटा खोज भी नहीं हुई थी। ठीक है, और दूसरी बात ये किसी से क्रिया या रिएक्शन नहीं करते, ये किसी से क्रिया भी नहीं करते। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई कि इनको एक अलग ग्रुप में रखा। उस ग्रुप को इन्होंने क्या कहा, या तो कहा ग्रुप को, इसको नोमा ग्रुप कहा, या इसको ग्रुप को जीरो ग्रुप कहा। और बहुत अच्छी बात इन्होंने ये बताई कि आप जब भी इन गैसों को, निष्क्रिय गैसों को रखोगे तो आवर्त सारणी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना पड़ेगा। आवर्त सारणी से ये बाहर रखी जाएगी। ये देखो आपके सामने, ये इन्होंने, ये तो हमने लिखा है, लेकिन इन्होंने इसके ग्रुप को शून्य या, तो आवर्त सारणी में किसी भी प्रकार की करेक्शन या संशोधन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। यह बात की थी किसने, आपके मेंडलीफ ने। तो ये ऐसी भविष्यवाणियां भी इन्होंने की थी, और जो आज भी स्टिक हो रही है, बिल्कुल इनके तथ्यों पर आधारित। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है अपने मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी की जो उपयोगिता थी या गुण थे, मैंने अपने तरीके से बहुत बेखूफी से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम इसकी कमियों की बात करेंगे। तो आपको कमियों के बारे में देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, पार्ट नंबर 14। तो
तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से विद्यार्थी बहुत दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता भी होती है कि जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो ईश्वर कहीं न कहीं उसको सफल करने जा रहा है। और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि ईश्वर आपको हमेशा प्रसन्न रखें और खुश रखें और आप इसी प्रकार से ही मेहनत करते रहें। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको जो जनरल साइंस का है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन कर रहे हो, आपको मेरे वीडियो बहुत उपयोगी रहेंगे आपके लिए। 9th और 10th के विद्यार्थी हो तो सोने पर सुहागा है। NCERT का जो न्यू सिलेबस है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप यूं ही कमेंट को जारी रखें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करेंगे। तो माफ़ी चाहता हूँ, अब मेरा समय हो गया है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।